हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज है 13 मार्च 2024। आई होप आप लोगों का रिवीजन काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। आप देख सकते हैं 4 दिन बचे हैं सिर्फ जेपीएससी के पेपर को लेकर के। आई होप आप लोगों का रिवीजन बहुत अच्छे से कवर हो गया होगा। सिलेबस आपका आप लोगों ने कवर कर लिया होगा जो लोग जेपीएससी का पेपर देने जा रहे हैं। पीवाईक्यू अगर आपने नहीं लगाया तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगा करके जाइएगा। खास करके 2021 का 2016 का जो पेपर हुआ है, आपको मेरे चैनल पे बहुत सारे जेपीएससी के पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप उसको अटैम्प्ट अभी तक नहीं किए तो ज़रूर अटैम्प्ट कीजिए। एक बार देखिए किस तरह के क्वेश्चंस आपके जेपीएससी में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा आपको भी आइडिया लगता हुआ चलेगा कि झारखंड से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। बेसिकली इसके प्रीलिम्स के 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जहाँ पे आपके जनरल जो आपका पेपर होता है वो होता है, और जो दूसरा पेपर होता है वो पूरी तरह से झारखंड से रिलेटेड वो आपका पेपर होता है, जहाँ पे आपके झारखंड हिस्ट्री से रिलेटेड, झारखंड पॉलिटी, झारखंड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपके वहाँ पे पूछे जाते हैं। तो उसी से रिलेटेड जो पीवाईक्यू के क्वेश्चन जो आपके झारखंड के पेपर में पूछे गए हैं वो सारे आपको मेरे चैनल्स पे क्विज के मोड में आपको देखने को मिलेंगे। ट्राई कीजिएगा सभी लोग उसको अटेम्प्ट करने का। देखते हैं, देखिए कोशिश कीजिए कितने लोगों को सारे आंसर्स पता है। और खास करके जो जेपीएससी का पेपर देने जा रहे हैं या देने वाले हैं, डेफिनेटली वो लोग भी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस आज का। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूज़ जो है जो आज के डेट में बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड बना हुआ है, जो है नागरिकता अधिनियम 2024 को लेकर के। देख सकते हैं ये जो रूल आया था ये 2009 में आया था, और इसको यहाँ पे अमेंड जो किया गया है वो 2019 में किया गया है। किस एक्ट को? तो नागरिकता एक्ट 1955 की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो यहाँ पे उसी को यहाँ पे अमेंड किया गया है, लागू किया गया है, ये ध्यान रख सकते हैं। अब यहाँ पे इस अधिनियम के तहत, इस संशोधन के तहत जो व्यक्ति बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से जो बेसिकली 6 कास्ट की अगर मैं बात करूँ, हिंदू, जैन, पारसी, सिख, क्रिश्चियन, वो बेसिकली जो मिनॉरिटी में रहते थे वहाँ पे, वो जो माइग्रेट होकर के इंडिया आए हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले, वो लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं इंडियन सिटीजनशिप को अप्लाई करने को लेकर के। क्या क्या पात्रता होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आइए उसको एक बार देख लेते हैं। तो पहला है नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन जो कराना है, उसके लिए अगर मैं बात करूँ, पहले नागरिकता की अगर हम लोग बात करें तो नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। और उसके लिए वो इंसान इंडियन ओरिजिन का होना चाहिए, या फिर उसकी शादी भारत के नागरिक के साथ हुई हो, ठीक है, या फिर भारत नागरिक का नाबालिग बच्चा हो। देख सकते हैं माइनर चाइल्ड आपको देखने को मिलेगा इंडियन सिटीजन का, तब जा करके उसको नागरिकता मिल जाएगी। या फिर एक व्यक्ति जिसके माता पिता भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत है। अगर कोई व्यक्ति है जिसके माता पिता ऑलरेडी जिनका रजिस्ट्रेशन भारत के नागरिक के रूप में हुआ है तो वो उनको भी नागरिकता मिल जाएगा। और पर्सन और आइदर ऑफ हिज पेरेंट, या तो पर्सन या तो उसके किसी भी पेरेंट्स के द्वारा इंडिपेंडेंट इंडिया का नागरिकता उनके पास हो, या फिर ओवरसीज सिटीजन के रूप में वो रजिस्टर्ड हो, तो ये सारे लोग जो है एलिजिबल है नागरिकता को लेकर के बाई रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन तरीके से, जो बेसिकली एक प्रोसेस होता है इंडिया की नागरिकता को हासिल करने का। ये बात यहाँ पे कही जा रही है। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें बाकी क्वालिफिकेशंस क्या होते हैं नागरिकता को हासिल करने का या उसको अप्लाई करने का, तो उसमें यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि आवेदक को आवेदन में दिए गए बयानों की सत्यता की पुष्टि करने के लिए एक शपथ पत्र और आवेदक के चरित्र की गवाही देने के लिए एक भारतीय नागरिक द्वारा एक शपथ पत्र को क्या किया जाना चाहिए, प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ये बात यहाँ पे निकल करके आ रही है। और यहाँ पे खास खास बोला जा रहा है कि एप्लीकेंट जो है उसको पूरा नॉलेज होना चाहिए एक लैंग्वेज को लेकर के, जो कि 8वें अनुसूची में जिसके बारे में 22 भाषाओं के बारे में वहाँ पे जिक्र किया गया है। उस 22 भाषाओं में से कोई भी एक भाषा जो है, जो बेसिकली रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको उनमें से कोई एक भाषा बिल्कुल आनी चाहिए। ये यहाँ पे साफ साफ बोली जा रही है, यानी उनको पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए किसी भी एक भाषा की। ये यहाँ पे कंडीशंस है, ये ध्यान रख सकते हैं। इसके साथ साथ नागरिकता को किस तरह से, दूसरे देश के नागरिकता को किस तरह से हम त्याग कर सकते हैं, उसकी बात भी यहाँ पे कही जा रही है कि एप्लीकेंट जो है उनको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा अपने उस देश को लेकर के जहाँ की वो नागरिकता ख़त्म करना चाहते हैं। एक घोषणा पत्र होना चाहिए जिसमें कहा गया हो कि यदि भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन स्वीकृत हो जाता है तो उसके देश की नागरिकता अपरिवर्तनीय रूप से त्याग दी जाएगी। यहाँ पे साफ साफ बोला जा रहा है कि वह एप्लीकेंट
जो बेसिकली इंडियन सिटीजनशिप को अप्लाई कर रहा है और वो उनको अगर भारत की नागरिकता मिल जाती है तो ऑटोमेटिकली उसका दूसरे देश का जो नागरिकता है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे उसी को लेकर के बताया जा रहा है। इसके साथ साथ एप्लीकेंट जो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वो अपने एप्लीकेशन को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के रूप में यहाँ पे सबमिट करेंगे ईसी को, इम्पावर्ड कमेटी को, ये ध्यान रख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के माध्यम से, जो कि किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं केंद्र सरकार के द्वारा इसको अधिसूचित जिला स्तरीय समिति के माध्यम से अधिकार प्राप्त समिति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इसी की बात करें तो आवेदन की जांच कर सकता है और मानदंड पूरा करने पर नागरिकता जो है वो प्रदान कर सकता है। तो एप्लीकेशन को पूरी तरह से स्क्रूटनाइज किया जाएगा और तब जाकर के अगर सारे क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो रही है तब जाकर के उनको नागरिकता प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये सारे देसीकरण प्रोवाइड करने को लेकर के योग्यता है, ये ध्यान रख सकते हैं। उसी को लेकर के ये आपका न्यूज़ में है। अभी फिलहाल CAE 2019 की अगर हम लोग बात करें तो इसको संशोधन किस एक्ट को तहत किया गया है तो देख सकते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 को यहाँ पे संशोधित किया गया है। संशोधित करके CAA 2019 आपका हुआ था। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं इसमें खास करके बोला जा रहा है वह धर्म के लोग जो बेसिकली हिंदू हैं, सिख है, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन जो इस समुदाय से बिलोंग करते हैं और जो बेसिकली अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के रहने वाले हैं, जिनको जो इलीगली तरीके से वहाँ से माइग्रेंट होकर के इंडिया में रह रहे हैं, वो बेसिकली एलिजिबल होंगे इंडिया की नागरिकता को अप्लाई करने को लेकर के। और ख़ास करके वो जब इंडिया आए हैं वो बेसिकली 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत आ गए हों तब जा कर के वो एलिजिबल होंगे इस नागरिकता फॉर्म को अप्लाई करने को लेकर के। यहाँ पे उसी से रिलेटेड यहाँ पे बात कही जा रही है। ठीक है, अब उसमें क्या क्या कंडीशन है देख सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा पासपोर्ट अधिनियम 1920 की धारा 3(2)(c) के तहत या विदेशी अधिनियम 1946-31 के प्रावधानों के आवेदन से या उसके तहत बनाया गया कोई नियम या आदेश यहाँ पे कहा जा रहा है जो उसने बनाया हो माइग्रेंट करने टाइम पे, तो ये सारी चीज़ें उनको यहाँ पे प्रस्तुत करनी पड़ेगी। एक अलर्ट भी, अब तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे उनको देनी पड़ेगी, ये ध्यान रख सकते हैं अगर उनको नागरिकता लेनी है तो ये सारे कंडीशंस हैं, ये ध्यान रख सकते हैं। उसी को लेकर के यहाँ पे ये न्यूज़ आपके आज के डेट में बना हुआ है। तो ये ध्यान रख सकते हैं जो मिनॉरिटी रिलीजन थे जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में रहते थे, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, जो माइग्रेट होकर के भारत में आए हैं इलीगल तरीके से 31 दिसंबर 2014 के पहले, उनको यहाँ पे नागरिकता देने को लेकर के ये वो एलिजिबल होंगे, पात्रता होंगे, ये ध्यान रख सकते हैं। उन्हीं वही बेसिकली अप्लाई कर पाएंगे इंडिया की नागरिकता को हासिल करने के लिए। ठीक है, तो ये होम मिनिस्टर के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था अमित शाह जी के द्वारा। दूसरे न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश यहाँ पे अलर्ट पे आ गया है जब से CAE इम्प्लीमेंट हुआ है पूरे देश भर में, इसकी घोषणा की गई है। तो घोषणा के बाद यहाँ पे खास करके उत्तर प्रदेश अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ पे अगर हम लोग DCP मुख्यालय की बात करें तो अधिकारियों को अलर्ट पर रहने का आदेश दिया गया, जबकि संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल यहाँ पे ऑलरेडी तैनात कर दिया गया है। देख सकते हैं ये सारी चीज़ें क्यों की जा रही, ताकि जनता को भड़काने वाली सामग्री को नियंत्रित किया जा सके। सोशल मीडिया पर निगरानी रखना की बात भी कही जा रही है। राज्य भर की पुलिस को संबोधित इलाकों में पैदल गश्त करने का भी निर्देश दिया गया है। राज्य में हालत पर नज़र रखने के लिए CCTV और ड्रोन कैमरे का भी तैनात यहाँ पे किया गया है। देख सकते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेंगे, खास करके सेंसिटिव एरियाज़ में DGP हेडक्वार्टर के द्वारा ये ऑर्डर यहाँ पे पास किया गया है। ये जो विकास आपको देखने को मिलेगा ये होम मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पे ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज़ किया गया है CAA को इम्प्लीमेंट करने को लेकर के, जिसका संशोधन 2019 को हुआ था सिटीजनशिप एक्ट 1955 का, ये ध्यान रख सकते हैं। उसी को लेकर के यहाँ पे गृह मंत्रालय के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब यहाँ पे नागरिकता अधिनियम 2019 की बात करें तो यहाँ पे 6 जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ के जो लोग बेसिकली बिलोंग करते हैं, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से भारत आए हैं 31 दिसंबर 2014 के पहले, वो ही बेसिकली एलिजिबल होंगे नागरिकता को हासिल करने के लिए, अप्लाई करने को लेकर के। इसमें खास करके इसके अलावा जो भी सदस्य 6 कम्युनिटीज़ के अलावा जो बिलोंग करते हैं या कोई क्रिमिनल केस से बिलोंग करते हैं इस फॉरेनर्स एक्ट 1946 और पासपोर्ट एक्ट 1920 के तहत, तो वो भी बेसिकली यहाँ पे उनको भी कहा गया है कि एक तरह से
किसी भी आपराधिक मामले से छूट देता है, ये ध्यान रख सकते हैं। दोनों अधिनियम अवैध रूप से देश में प्रवेश करने और समाप्त वीज़ा तथा परमिट पर यहाँ रहने के लिए सजा निर्दिष्ट करते हैं। देख सकते हैं। तो ये सारे क्या है, एक तरह से इलीगली यहाँ पे स्टे करने को लेकर के पनिशमेंट यहाँ पे दिया जाएगा इन केस अगर वो क्रिमिनल केस के अंतर्गत आएगा। अगर पासपोर्ट एक्ट के तहत जितने दिन के लिए आप आए थे, अगर उससे ज़्यादा एक्सटेंड आप रह रहे हैं तो वो एक तरह से पनिशमेंट के अंतर्गत आएगा। इलीगल तरीके से आप स्टे कर रहे हैं और वो उसको लेकर के वो एक दंडनीय अपराध है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ था, याद रखिएगा, इसको समझ जाइएगा। यहाँ पे उत्तर प्रदेश काफ़ी ज़्यादा अलर्ट पर है नागरिकता लागू करने को लेकर के, ये ध्यान रख सकते हैं। अगला न्यूज़ यहाँ पे देख सकते हैं, हाईवे प्रोजेक्ट को लेकर के यहाँ पे आधारशिला रखी गई है। किसके द्वारा? नितिन गडकरी जी के द्वारा। और यहाँ पे वर्चुअल माध्यम से 2500 करोड़ रुपए का राजमार्ग परियोजनाओं का यहाँ पे इनके द्वारा आधारशिला रखी गई है। इस परियोजना में तपुदाना से कुंटी बारटोंडा खंड के 4 लेन का निर्माण तथा बैरो से खुंटी खंड का चौड़ीकरण का उन्नयन यहाँ पे शामिल है। देख सकते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगा 4 लेन का टपुदाना से कुंडी बारटोली सेक्शन तक, और चौड़ापन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बेरो से कुंटी सेक्शन तक। ये जो प्रोजेक्ट है इससे समय भी बचेगा, फ्यूल भी बचेंगे और एक तरह से पॉल्यूशन भी कम देखने को मिलेगा। अच्छे क्वालिटी के रोड को यहाँ पे बनाया जा रहा है ताकि एक तरह से क्या किया जा सके, सड़कें जो है वो एक तरह से सड़कों पे जो सड़कें आसान और सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित कर सकेंगी। आर्थिक गतिविधियों को यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा और रोजगार एवं उद्यमिता के नए अवसर भी यहाँ पे सृजित होंगे, ये ध्यान रख सकते हैं। उसी को लेकर के यहाँ पे ये न्यूज़ है। ठीक है, अगला न्यूज़ की अगर हम बात करें तो ये हरियाणा से ये आपका न्यूज़ देखने को मिलेगा। इको सेंसिटिव जोन को यहाँ पे प्रपोज किया गया है। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के नए सिरे से परिसीमन का यहाँ पे प्रस्ताव रखा गया है। हरियाणा सरकार के द्वारा ये प्रस्ताव जो रखा गया वो वन्य जीव अभयारण्य के आसपास के 1000 मीटर के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन के रूप में यहाँ पे क्या किया गया, डेडिकेट किया गया, चित्रित किया गया है। ये यहाँ पे प्रपोज किया गया, ये ध्यान रख सकते हैं। 1000 मीटर के आसपास वाला जो क्षेत्र है सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हरियाणा में, उसको यहाँ पे डिलिनिएटेड एक इको सेंसिटिव जोन के रूप में उसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, प्रपोज किया जा रहा है, ये ध्यान रख सकते हैं। ये प्रपोजल जो है वो भेजा गया था केंद्र सरकार जो पर्यावरण के हैं और केंद्र सरकार पर्यावरण के हैं और वन जलवायु पर्यावरण मंत्रालय को जनवरी 2024 में यह अधिसूचना जो है वो जारी की गई थी हरियाणा में। और ये बेसिकली अगर हम लोग बात करें फाइनल नोटिफिकेशन जारी करने को लेकर के यहाँ पे ये प्रपोजल भेजा गया था इको सेंसिटिव जोन को लेकर के हरियाणा पर। ठीक है, सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो 25.98 स्क्वायर किलोमीटर में ये आपका फैला हुआ है वन्य जीव अभयारण्य, जिसको 6420 एकड़ कह सकते हैं। यहाँ पे पूरा जो है प्रशासनिक कंट्रोल जो है वो यूटी ऑफ चंडीगढ़ का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो अपनी बाउंड्री को हरियाणा और पंजाब दोनों के साथ शेयर करता है। देख सकते हैं जैसे अपनी सीमाएं हरियाणा पंजाब दोनों से शेयर करता है। ये प्रोटेक्टेड एरिया जो है वो पूरी तरह से भरपूर है, किसके साथ? संरक्षित क्षेत्र विविध वनस्पतियां जीवों में से समृद्ध होने के कारण इनमें विभिन्न प्रकार की स्थलकृतिक विशेषताएं यहाँ पे शामिल है। और इसे वर्ष 1988 में चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा वन्यजीव अभयारण्य भी घोषित किया गया है। देख सकते हैं चंडीगढ़ सरकार के द्वारा यहाँ पे इसको 1998 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी डिक्लेयर किया गया है। सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये पूरी तरह से 25.98 स्क्वायर किलोमीटर में ये आपका फैला हुआ है। और ये किसके कंट्रोल में आता है? तो चंडीगढ़ के यूटी ऑफ चंडीगढ़ के कंट्रोल में ये आपको देखने को मिलेगा, ये ध्यान रख सकते हैं, जिसकी सीमाएं जो है हरियाणा और पंजाब दोनों के साथ यहाँ पे शेयर की जाती है, लगती है। ठीक है, ड्राफ्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये भेजा गया है किसको? यहाँ पे ये भेजा गया है आपको MOEFCC को एक प्रपोजल भेजा गया है। टोटल एरिया जो है वो 2460 हेक्टेयर को लेकर के यहाँ पे इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन को यहाँ पे स्थापित करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, 60-78 एकड़ की बात यहाँ पे कही जा रही है। इसमें 10 गांव की अगर हम लोग बात करें तो 10 गांव देख सकते हैं, प्रेमपुरा हो गया, सुखोम माजरी हो गया, दामला हो गया, लोगर हो गया, मानकपुर हो गया, ठाकरदास हो गया, सूरजपुर हो गया, चंडी मंदिर, कोटला, दर्रा खर्राना, रामपुर और साकेत्रिक महादेवपुर प्रस्तावित ESZ के अंतर्गत आते हैं। देख सकते हैं तो ये सारे जो हैं वो ESZ के अंतर्गत ये सारे गांव जो हैं 10 गांव यहाँ पे आप देख सकते हैं जो
इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन के अंतर्गत आते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे ESZ को 4 जोन में बांटा गया है। पहला जोन की बात मैं वो करूँ तो सुखना सेंचुरी से जो बेसिकली 100 मीटर के अंतर्गत जो जगह है वो एरिया पूरा ESZ के अंतर्गत आएगा। दूसरा जोन की अगर मैं बात करूँ तो 100 से 300 मीटर तक अगर प्रोटेक्टेड एरिया से जो एरिया है लैंड का वो बेसिकली इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन के अंतर्गत आएगा। जोन 3 की बात करें तो 300 से 700 मीटर जो है बॉन्ड प्रोटेक्टेड एरिया के बाउंड्री से जो एरिया आपका आता है वो जोन 3 का कहलाएगा। और संरक्षित क्षेत्र में सीमा से 700 से 1000 मीटर तक का शेष क्षेत्र जो है वो जोन 4 होगा। ये यहाँ पे कैटेगरी वाइज जोन को यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है। उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ यहाँ पे देख सकते हैं। जितनी भी गतिविधियाँ आप यहाँ पे देखने को मिलेगा वो इसके आवास के संरक्षण के अलावा अन्य सभी गतिविधियाँ जो है वो पूरी तरह से यहाँ पे निषेध है। ये ध्यान रख सकते हैं, पूरी तरह से यहाँ पे बैंड है। उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। इको सेंसिटिव जोन की बात करें तो एक तरह से ये शॉक ऑब्जर्वर के रूप में ये एक्ट करता है और एक तरह से प्रोटेक्टिव एरिया को इंसुलेट करता है। जो भी गतिविधियां देखने को मिलेगा उसको प्रतिकूल प्रभाव से बचाता है। संशोधित मसौदे में राज्य सरकार ने भारतीय वन्यजीव संस्थान के इस सुझाव को भी यहाँ पे शामिल किया है। इको सेंसिटिव जोन को आरक्षित वन सीमा तक यहाँ पे बढ़ाया जाएगा। उसी को लेकर के यहाँ पे ये न्यूज़ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो एक तरह से इसको इको सेंसिटिव जोन को यहाँ पे एक्सटेंड करके रिजर्व फॉरेस्ट बाउंड्री में आपको इसको कन्वर्ट किया जाएगा, देख सकते हैं। तो उसी को लेकर के ये आपका हरियाणा सरकार के द्वारा ये प्रपोजल भेजा गया है MOEFCC को। इको सेंसिटिव जोन की अगर हम लोग बात करें तो नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान जो इसकी शुरुआत 2002 से 2016 तक हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज यहाँ पे उनके द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को यानी राज्य सरकार के और राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों की सीमाओं के 10 किलोमीटर के भीतर आने वाली भूमि को इको सेंसिटिव जोन या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र यहाँ पे घोषणा किया जा रहा है। ये ध्यान रख सकते हैं। 10 किलोमीटर तक के एरिया की बात यहाँ पे कही जा रही है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। 10 किलोमीटर रूल की अगर हम लोग बात करें तो ये जनरल प्रिंसिपल के लिए इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, लागू कर दिया गया है। इसके क्रियान्वयन की सीमा अलग अलग हो सकती है, देख सकते हैं। इसके जो एप्लीकेशंस की जो एक्सटेंशन है वो वैरी कर सकती है। 10 किलोमीटर के बाहर की अगर एरिया की बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा ESZ के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है। तो उसको भी बेसिकली केंद्र सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि लार्जर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को लेकर के सेंसिटिव कॉरिडोर के रूप में इसको जाना जाएगा, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा इको सेंसिटिव जोन की बात यहाँ पे कही जा रही है। सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपका यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड हो रखा है। ये बेसिकली कहाँ पे स्थित है, अभी हम लोगों ने देखा चंडीगढ़ में ये बेसिकली स्थित है। और ये किसका हिस्सा है तो सुखना लेक का ही हिस्सा आप यहाँ पे देख सकते हैं। शिवालिक हिल के पास ये जनरली देखने को मिलेगा। ठीक है, ये उसी का हिस्सा है। जीव जंतु की बात करें तो यहाँ पे सांबर हिरन, बार्किंग हिरन, जंगली सुअर, साथी पक्षियाँ, ससरी सर्पों एवं उभयचरों की नई कई प्रजातियाँ भी यहाँ पे देखी गई हैं, देख सकते हैं। फ्लोरा की मैं बात करूँ तो सेंचुरी यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसको मिक्स्ड फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, वेटलैंड्स ये सब सुखना लेक के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो अभयारण्य की विशेषता वनों, घास के मैदानों और आर्द्र भूमियों का मिश्रण है, जिसमें सुखना झील पारिस्थितिक तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, देख सकते हैं। तो ये उसी को लेकर के यहाँ पे पूरा डिटेल में बताया गया। देखिए सुखना वन्यजीव अभयारण्य भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया। फिर आपका पर्यावरण संवेदनशील यानी इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन भी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं कि हर एक चीज़ को आपको साथ में परोसा जा रहा है। इसको बस अच्छे से रिवाइज करते हुए चलिए, पढ़ते हुए चलिए और एक तरह से अच्छे से मार्क्स भी लेकर के आइए। ठीक है, तो सुखना कंटेनमेंट एरिया की अगर हम लोग बात करें तो देख सकते हैं ये पूरा जो एरिया है ये आपका चंडीगढ़ का एरिया आपको देखने को मिलेगा। और यहीं पे ये फॉरेस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। सुखना लेक के पास आप यहाँ पे देखने को मिलेगा गोल्फ क्लब है, सेक्टर 7, 6, 9 हाई कोर्ट देख सकते हैं। तो ये सारे एरिया के अंतर्गत ही आपको सुखना वन्यजीव अभयारण्य को लेकर के ये प्रस्ताव यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अभी आप देख सकते हैं उत्तराखंड में एक नया नज़ारा देखने को मिला है। पेड़ों को बचाने के लिए सैकड़ों लोग यहाँ पे आगे आ गए हैं। तो सैकड़ों लोगों में पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चा भी है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के पवित्र जागेश्वर धाम में क्षेत्र के प्रसिद्ध हिमालय देवदार के पेड़ों के चारों ओर रक्षा सूत्र बांधने के लिए एकत्र हुए, देख सकते हैं। जो जितने भी श्रद्धालु थे
अल्मोड़ा जिला के उत्तराखंड में रक्षा सूत्र बांधने के लिए वो सभी लोग हिमालयन सेडर ट्री के आसपास जो थे वो यहाँ पे पहुँचे थे, जिसको सेड्रस देवदरा भी कहा जाता है। मुख्य बिंदु की अगर मैं बात करूं तो इसमें लगभग 500 पुराने पेड़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा क्लस्टर आप देख सकते हैं, 125 टेम्पल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 125 मंदिरों के सबसे बड़े समूह में से एक को यहाँ पे घेरे हुए हैं, जो समुद्र तल से 1870 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। राज्य सरकार ने मानस खंड मंदिर वाला मिशन जो है मंदिर माला मिशन के तहत सड़क चौड़ीकरण परियोजनाओं के लिए काटे जाने वाले 1000 से अधिक पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधा गया है, जिसका उद्देश्य उत्तराखंड में लगभग 50 मंदिरों से कनेक्टिविटी में सुधार करना है। ठीक है, देख सकते हैं उसी को लेकर के ये आपका न्यूज़ है। ये एक तरह से जो प्रख्यात जो प्रसिद्ध चिपको आंदोलन था उसी से संबंधित है। 1970 में जो कि आंदोलन हुआ था। ये आंदोलन जो है एक तरह से उत्तराखंड के फॉरेस्ट को ही सेव करने को लेकर के हुआ था, जिस टाइम पे बहुत तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन को स्थापित किया जा रहा था और उसमें बहुत तेज़ी से डिस्ट्रक्शंस भी हो रहे थे। ठीक है, तो ये ऐसा पहली बार नहीं है कि राज्य सरकार के द्वारा ये आलोचनाएं यहाँ पे की गई है पेड़ों के काटने को लेकर के। एक तरह से सहायता भी यहाँ पे जागेश्वर में प्रोवाइड करने को लेकर के भी बात कही जा रही है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा सितंबर 2018 में सारे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को बैन करने की बात कही गई थी, जो टेम्पल साइट के आसपास देखने को मिलेगा। और गवर्नमेंट ने इसको लेकर के फ्रेम भी किया गया है बाई लॉज बनाने को लेकर के। हाईकोर्ट के द्वारा यहाँ पे सू मोटो यहाँ पे लिया गया है अनप्लान्ड अनऑथराइज कंस्ट्रक्शंस को लेकर के। किसके कहाँ पे? जागेश्वर टेम्पल कॉम्प्लेक्स के आसपास की बात यहाँ पे कही जा रही है, जहाँ पे ऑर्डर जो लिया गया है एक तरह से कंस्ट्रक्शंस को स्टॉप करने को लेकर के दिया गया था, जो आलतोला और जागेश्वर रोड में इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये बेसिकली न्यूज़ है, याद रखते हुए चलिएगा। ठीक है, अब इसकी अगर हम लोग बात करें तो सेडार ट्रीज की बात यहाँ पे कही जा रही है। सेडार ट्रीज को सेड्रस डिओडरा भी कहा जाता है, जिसको डिओडर सेडर भी कह सकते हैं। एक तरह से प्रजाति आपको देखने को मिलेगा कन्फेरस ट्री का आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो पश्चिमी हिमालय के मूल निवासी शंकुधारी वृक्ष की ये एक प्रजाति है। इसकी लकड़ी के लिए इसे अत्यधिक महत्व यहाँ पे दिया जाता है और इसकी सजावटी सुंदरता के लिए व्यापक रूप से इसकी कृषि भी की जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो ट्रीज है उसको यहाँ पे अडेप्ट किया गया ठंडे वातावरण को लेकर के जलवायु के लिए, और अक्सर अधिक ऊंचाई पर ये बेसिकली पाए जाते हैं। समशीतोष्ण और उप जलवायु के लिए इसको उपयुक्त किया गया है, देख सकते हैं। टेम्परेट और सब अल्पाइन क्लाइमेट्स के लिए ये बेसिकली वेल सूट करते हैं। ये पेड़ की अगर मैं बात करूँ, ये जनरली लैंडस्केपिंग वाले एरिया में ही यूज़ होते हैं। ऑर्नामेंटल ट्रीज़ के रूप में ये पार्क्स में यूज़ किए जाते हैं। एक तरह से बहुत ही अट्रैक्टिव पिरामिड शेप ग्रोथ का ये आपको ट्री देखने को मिलेगा, जो कि इसके होते हैं। दिखा देता हूँ, इस तरह का आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह के पेड़ के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो पक्षियों और छोटे स्तनधारियों सहित विभिन्न वन्य जीवों को आवास व भोजन यहाँ पे प्रदान किया जाता है, उससे रिलेटेड भी ये आपका न्यूज़ है। देख सकते हैं मानसखंड मंदिर माला मिशन की अगर हम लोग बात करें तो सरकार के द्वारा इसको यहाँ पे रोड को यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी को बेहतर बनाने के लिए, ताकि टेम्पल तक लोगों को श्रद्धालुओं को पहुँचने की दिक्कत ना हो। यहाँ पे होटल को भी यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है और घर में रहने की जो व्यवस्था है वो भी यहाँ पे बनाई जा रही है। 25 वर्षों में इन मंदिरों में आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए मंदिरों के मार्गों पर होटल और होम स्टे सुविधाओं का यहाँ पे विकास किया जा रहा है। मानस खंड मंदिर माला मिशन के पहले चरण के तहत कुमाऊं मंडल में 16 चिन्हित मंदिरों का यहाँ पे विकास किया गया था। देख सकते हैं 16 आइडेंटिफाइड टेम्पल्स जो है कुमाऊं क्षेत्र में इसको डेवलप किया गया था पहले चरण में, ये ध्यान रख सकते हैं। तो उसी को लेकर के यहाँ पे ये न्यूज़ आप देख सकते हैं। तो पेड़ों को बचाने के लिए सैकड़ों लोग यहाँ पे आ गए हैं। उत्तराखंड से रिलेटेड न्यूज़ है, देख सकते हैं। इसके साथ साथ चिपको आंदोलन की अगर मैं बात करूँ तो ये उत्तर प्रदेश के चमोली जिला में ये बेसिकली आंदोलन हुआ था 1973 में, देख सकते हैं। और इसी टाइम पे इसका नाम जो है वो चिपको पड़ा था। वृक्षों के आलिंगन के कारण यहाँ पर आंदोलन के दौरान ग्रामीणों द्वारा पेड़ों को गले लगाया गया तथा वृक्षों को कटने से बचाने के लिए उनके चारों ओर मानवीय घेरा भी बनाया गया है। जंगलों को सुरक्षित करने हेतु महिलाओं के सामूहिक एकत्रीकरण के लिए इस आंदोलन को क्या करना है सबसे ज़्यादा याद किया जाता है
और इसी के अलावा इससे समाज में अपनी स्थिति बारे में दृष्टिकोण में भी बदलाव आता है। वर्ष 1981 से 30 की तक की बात करें तो डिग्री ढलान से ऊपर और 100 ms स्केल की अगर हम बात करें, ऊपर से वृक्षों की व्यावसायिक कटाई पर प्रतिबंध को प्रोत्साहित करता है। देख सकते हैं चिपको आंदोलन की बात कही जा रही है। और सबसे बड़ी विक्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे लोगों को अवेयर किया जाता है फॉरेस्ट के राइट्स को लेकर के। एक तरह से यहाँ पे इनके द्वारा कि किस तरह से यह समझाना होता है कि जमीनी स्तर पर सक्रियता पारिस्थितिकी और साक्षर प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में नीति का निर्माण को किस तरह से ये प्रभावित कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे आप देख सकते हैं चिपको आंदोलन के अंतर्गत ये सारी बातें बताई जा रही है। अच्छे से एक बार और कवर कर लीजिएगा और वीडियो को एक बार और वापस से देख लीजिए ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। एक बार में नहीं आया फिर भी दूसरे बार में डेफिनेटली आ जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।